हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक अध्याय का रिवीजन करेंगे। अगर आप यह टॉपिक या यह अध्याय एनसीईआरटी के द्वारा समझ गए हैं या समझ लिए हैं तो उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए या दोबारा अपने ध्यान में लाने के लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक अध्याय का मुख्य बिंदु क्या क्या है। अगर आपको यह वीडियो या यह अध्याय ठीक से नहीं भी समझ में आया है तो एक सुखद बात यह है कि इस अध्याय से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कम भी समझे हैं तब भी अगर आप इसका स्टैटिक पार्ट देखते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, या इससे संबंधित जो सवाल है उसके अधिकांश सवाल या प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए समझते हैं। कार्बन और उसकी यौगिक। कार्बन अधातु है जिसका प्रतीक C होता है। सर्वतोमुखी या सार्वभौमिक तत्व कार्बन भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 0.03%। भूप्रपट्टी में कितनी है कार्बन की मात्रा, तो 0.02%। ठीक है। सभी सजीव पौधे जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों से बना है। यहाँ तक कि अभी जो आप फ़ोन देख रहे हैं इसके अधिकांश पार्ट में कार्बन का योगदान है। ठीक है। और सजीव का शरीर तो कार्बन से बना ही है। या आप बोल सकते हो कि कार्बन हर वस्तु में है। ठीक है। कार्बन में 100 संयोजी आबंध, तो ये 100 संयोजी आबंध समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 6 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त कर लेता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब जब वो कैसे न्यूट्रल हो जाता है, कब अभिक्रिया करना बंद कर देता है। ठीक है। तो कार्बन चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी का मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन आयनिक बंध बनाता है। मतलब कार्बन क्या करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। यानी कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा इसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके क्या कर लेता है, आबंध बना लेता है। देखिए करता क्या है, न 4 लेता है न 4 देता है, बल्कि किसी अन्य के साथ साझेदारी करके अपना क्या कर लेता है जी, यौगिक बना लेता है। ठीक है, या आबंध बना लेता है, आबंधिक है। आगे देखिए, ध्यान में रखेंगे आबंध से यौगिक बनता है। ठीक है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ मिलकर या कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो आबंध बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध बोलेंगे। ध्यान में रखा है ना, ध्यान में रखना है क्या लिखा है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु, देखो कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि कार्बन ही केवल ऐसा इस प्रकार का यौगिक बनाते हैं, नहीं, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। ये तत्व भी अपने साथ क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं। आगे देखिए, अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। और आबंध बनाने के लिए बाह्य दोनों को इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, या 8 होना चाहिए, याद रखेंगे आप। देखो हाइड्रोजन के पास 1 है और इसके पास भी 1 है, दोनों को मिला दिया तो यहाँ 2 1 2 हो गया, आबंध बन गया। और इसे हम कैसे दिखाएंगे, सिंगल आबंध। इस आबंध पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए HH हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध है। यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। ठीक है, आप KLMN से निकाल सकते हो। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 6 6। तो देखो बना कैसा है, ये इसको 2 दे दिया और ये इसको 2 दे दिया है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन में कितना आबंध बनेगा, डबल बनेगा, ठीक है, 2 आबंध बनेगा। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ एक, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कैसा बंध बनता है, द्विआबंध, और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एकल बंध बनता है। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, कितनी होती है, 7। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5, ठीक है। तो इसकी उत्कृष्ट होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3, ठीक है। तो आप देखो इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से दिखा गया है, 3 है 2 5 5। अब देखो आप ये क्या करेगा, 3 इसको देगा और 3 इससे लेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 मिलके 6 हो गया। तो इस पर कैसा आबंध बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। तो नाइट्रोजन के बीच कैसा आबंध बनता है, त्रिआबंध बनता है। अब देखेंगे इसके पास भी, इतना के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन में कैसा आबंध बनता है, त्रिआबंध बनता है। अब H2O देखते हैं, H के पास 1 और फिर H के पास 1, ऑक्सीजन के पास कितना, 6। अब देखो आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है H2O का, ठीक है। ये सभी NCERT से सवाल लिए गए हैं, तो इसका आप देखेंगे कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, और हाइड्रोजन के पास 2 2, सभी संतुष्ट हो गए हैं। और यहाँ देखो H 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो एकल आबंध, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो एकल आबंध, ठीक है। अब स्वसंयोजी यौगिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी कुछ विशेषताएं एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप इसे डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, तो देखिए स्वसंयोजी यौगिकों के गलनांक और कथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। अगला, स्वसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वसंयोजी यौगिक विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं कि चालक होते हैं कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। दोनों तो नहीं आएगा, लेकिन सुचालक, कुचालक या इस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में। तो आप क्या बताएंगे, कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं होता है, जिस प्रकार NaCl में होता है उस प्रकार इसमें नहीं होता है। अब कार्बन के सर्वतोमुखी या सार्वभौमिक गुण क्या है, ठीक है, तो जरा समझते हैं। तो श्रृंखलन, इसको कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति 2 कारणों से पाई जाती है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण। तो कार्बन परमाणुओं के बीच स्वसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला, वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे भौगिक नहीं होना चाहिए, यौगिक के लिखना चाहिए, ठीक है ना। यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध, त्रिआबंध से जुड़ सकते हैं। यानी कार्बन में एकल बंध भी होता है, द्विबंध भी होता है, त्रिबंध होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि कार्बनों से मिलकर क्या बोल सकते हैं, ब्रांच जैसा या कैटेनेशन द्वारा या वलय संरचना बना सकता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और सर्वतोमुखी प्रवृत्ति श्रृंखलन कारण होता है और चतुसंयोजकता के कारण होता है। तो श्रृंखलन आप समझ गए होंगे। चतुसंयोजकता को समझते हैं। चतुसंयोजकता के अंतर्गत आप यह जानेंगे कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम चतुसंयोजकता बोलते हैं। या बोल सकते हो कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4 है, जिसके कारण 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ये चतुसंयोजकता होता है, ठीक है। अब देखो, अब कार्बनिक यौगिकों को हम कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। कार्बन और इसके साथ अन्य कोई तत्व मिल गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, हाइड्रोजन लिखा गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बने कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त जो एकल अबंध, अगर 2
अगर बीच में एकल आबंध होगा, कौन सा आबंध? एकल आबंध, तो आप समझिएगा कि संतृप्त है। अगर द्वि आबंध होगा या त्रि आबंध होगा तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। और संतृप्त का उदाहरण क्या है? एल्केन, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और असंतृप्त में द्विआबंध, द्विआबंध में तो एल्कीन, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये द्विआबंध है एल्कीन, CnH2n, और एल्काइन में CnH2n-2। तो एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखेंगे, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर देखिए, जब कार्बन दो रहते जो एथेन कहते हैं, आप ये संभवतः ये पढ़े होंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। कार्बन दो रहेगा तो मीथेन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका आणविक सूत्र, ठीक है, और ये हो जाएगा संरचना सूत्र, ठीक। अब देखो, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। और हाइड्रोजन पर कितना होना चाहिए? 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब ये एल्केन ग्रुप का है, जरा इसे हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन के नाम मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। कार्बन एक रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन। ये आणविक सूत्र है, ठीक है। अब संरचना सूत्र में आप देख सकते हैं, कार्बन एक है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ये आसान है। फिर ये रहेगा तो C2H6 कैसे बनेगा? तो कार्बन आप 2 लेकर H H H H, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आगे देखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना असंतृप्त का, असंतृप्त में 2 आता है, एल्केन और एल्काइन, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में बताएंगे। एल्कीन, तो एल्कीन में कितना है? कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन 4 है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाह्यतम का, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देख लो अब 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 और 2 6 और 2 8, इस तरह से आप याद रखेंगे तो ये बनाने में आसान होगा। इसकी संरचना सूत्र यहाँ है, ठीक है, ये आणविक सूत्र है। इसमें आप ध्यान में रखेंगे ट्रिपल आबंध है, देखो त्रिआबंध है, त्रिआबंध के लिए 3 लाइन से दिखाया गया है। 2 2, यहाँ पे 2 है एक साथ, इसमें डबल आबंध, ठीक है। यहाँ 1 है तो एकल आबंध, ठीक है। यहाँ 1 1 है, एक आबंध पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक आबंध है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एक आबंध है 2 इलेक्ट्रॉन। आगे देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के नाम, एल्केन, एल्कीन आया इसमें, तो देखिए इसमें कीन, तो जब कार्बन एक रहेगा तो कार्बन 2 रहेगा तो एथ हो जाएगा, कि एल्कीन, तो इसमें इन जुड़ जाएगा तो एथीन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखिए एल्केन में क्या होता है, जैसे ये हो गया एल्केन, तो ये एल्केन का हो गया। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन की संख्या है, तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? दुगुना से 2 अधिक होगा। तो कार्बन का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कार्बन कितना है? 1 है, तो कार्बन का दुगुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इससे कितना अधिक हो जाएगा? 2। तो कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और एल्कीन में क्या होगा? दोगुना के बराबर होगा। तो याद रखेंगे, एल्कीन में दोगुना के बराबर, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 और 4 दूना का 8। और एल्काइन में दोगुना से 2 कम होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि एल्केन में क्या हो जाता है? दोगुना से 2 अधिक, एल्काइन में, एल्कीन में दोगुना के बराबर, एल्काइन में दोगुना से 2 कम, एल्केन में दोगुना से 2 अधिक, एल्कीन में दोगुना के बराबर, एल्काइन में दोगुना से 2 कम, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस सब में डबल बॉन्ड पाया जाता है, देख लीजिए ब्यूटेन में। अब एल्काइन में आ गया, दोगुना से 2 कम है, देख लो आप, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 कम हो गया,
इसमें भी 2 गुना से 2 कम है, इसमें भी 2 गुना से 2 कम है। तो देखो कार्बन 2 रहेगा तो एथ हो जाएगा, इसमें एल्काइन है तो आइन जुड़ जाएगा एथाइन। कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप हो जाएगा, आइन जुड़ जाएगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। हो सके तो आप इसे आपको याद ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप जब मैं जनरल बैच में पढ़ाऊँगा तो इसमें पूरा डिटेल से अध्ययन आपको करवाएंगे। ये तो आपका रिवीजन हो रहा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं इसका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। 12 देखें, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक सीधी होती है, देखो सीधा जब कार्बन ऐसा जाएगा तो इसे हम सीधे बोलेंगे शाखित। देखो ये ब्रांच में बना है, ठीक है। ये पेंटेन को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आइसो है, बीच में से एक निकला हुआ है, ठीक है। एक से निकल जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको आइसो बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा नियो, ठीक है। मतलब लाइन से तीर होना चाहिए, है ना, 1 2 3 नियो। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। उपयुक्त तीनों उदाहरणों में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समवाय कहते हैं। अब देखो यहाँ पे समवाय का एक उदाहरण बहुत अच्छा से दे दिया कि वैसा यौगिक यहाँ 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो। फिर से सुन लीजिए, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। कार्बन के ऐसे यौगिकों को समवायता बोलते हैं, जो इससे बना है पैटर्न या जिससे ये संरचना बना है उसको हम समवाय बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है समवायता क्या है, तो आप बताएंगे कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, ठीक है। वलय रूप में है, जस्ट लाइक आप रिंग जैसा है, ठीक है। संतृप्त का है और असंतृप्त का है। उदाहरण में आप इसे देख सकते हैं हेक्सेन का और ये बेंजीन का। बेंजीन का इंपॉर्टेंट होता है, बेंजीन का इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको बनाना है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ एच लगा दीजिए, यहाँ एच लगा दीजिए, यहाँ एच लगा दीजिए, फिर यहाँ एच लगा दीजिए और यहाँ एच लगा दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं इसे, ठीक है, बेंजीन का। चलिए आगे देखते हैं। प्रक्रियात्मक समूह समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विषम परमाणु क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे विषम परमाणु के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रक्रियात्मक समूह क्या है। इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थी, सवाल इससे संबंधित बोर्ड में एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। ज़रा समझिए विषम परमाणु क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक यौगिक है ABC, ठीक है, और एक तत्व है X। एक तत्व क्या है, X है। आगे देखिए, तो X को हम विषम परमाणु कब कहेंगे, जब ये X इस यौगिक से क्या करता है, A को हटा देता है और बना देता है XABC, तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। आगे उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, और इस प्रकार हटाता है कि कार्बन की संयोजकता क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मतलब विषम परमाणु वो है जो किसी कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। अब देखो प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। विषम परमाणु तो आप समझ गए। विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील या विशिष्ट गुण प्रदान करता है या प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब कोई कार्बन यौगिक है, मान लो CH4, ठीक है, तो हम प्रक्रियात्मक समूह क्या कहेंगे कि इसका गुण जिस तत्व पर निर्भर करेगा, मतलब कार्बन यौगिक का गुण जिस तत्व पर निर्भर करेगा, जिस तत्वों के समूह पर निर्भर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रक्रियात्मक समूह बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसमें आप समझ पाएंगे। विषम परमाणु यहाँ पर है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, ये हैलोजन के श्रेणी में आता है, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। अब यहाँ प्रक्रियात्मक समूह क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल क्या हो जाएगा, OH। एल्डिहाइड का CH होता है, कीटोन का CO होता है। स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर भी आप 2-3 बार लिख कर इसे याद कर लेंगे। कीटोन का भी देख लीजिए,
और कार्बोक्सिक अम्ल का COOH होता है, ठीक है। अब इसमें कार्बोक्सिक अम्ल में एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है, जिसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रकारात्मक समूह हो जाएगा कौन? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, यानी कि जिस कार्बन यौगिक में कीटोन रहेगा उस कार्बन यौगिक का मुख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेगा? कीटोन पर निर्भर करेगा। तो आप बोल सकते हो कि प्रकारात्मक समूह किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित वे समूह होता है जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, ठीक है। और इसी से वो निर्धारित होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि शराब, ठीक है। शराब में जनरली अल्कोहल होता है, तो कुछ लोग शराब को सीधे क्या बोल देते हैं? अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। अब समझाती श्रेणी समझ लीजिए, ठीक है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के फिर से यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा विस्थापित होता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल। यहाँ पर आप देखो कार्बन एक यौगिक 2 3 4 सब में OH है ना, सब में OH है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? समजातीय श्रेणी। आप क्या बोलोगे? इस समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला है जिसमें मौजूद सभी यौगिकों में प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। सब में प्रकारात्मक समूह समान होते हैं। एक और बात ध्यान में रखेंगे, इस दोनों तत्वों के दोनों यौगिकों के बीच का अंतर कितना होता है? CH2 का होता है। तो याद रखेंगे आप, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में, मतलब इसमें से इतने घटाएंगे तो CH2 का अंतर, और इसका द्रव्यमान में कितना होता है? 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर पाया जाता है, ठीक है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में भिन्नता आती है। मतलब जैसे जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाएगा उसके गुण में भी क्या आ जाता है? भिन्नता आ जाती है, ठीक है ना। ये माइक्रो का सिंबल है विद्यार्थी। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति, नोमेक्लेचर, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये पढ़े भी होंगे, तो ये आप ये समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है समजातीय श्रेणी और इसके समजातीय श्रेणी के अभिलक्षण, ठीक है, या गुण। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति, यौगिक के नाम, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या पहले ज्ञात करते हैं। नोमेक्लेचर करने के लिए, कार्बन यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन यौगिक में जितने सारे कार्बन है उसको काउंट कर लेते हैं। प्रकारात्मक समूह को पूर्व लग्न यानी पहले लगा कर रखते हैं या बाद में। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर प्रकारात्मक समूह, इसमें हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। इसमें क्लोरोब्रोमो आयोडो आता है। हेलोजन में क्या आएगा? क्लोरोब्रोमो आयोडो, ठीक है। उदाहरण यहाँ देखिए कितना है? कार्बन 1 2 3। जब कार्बन 3 रहेगा विद्यार्थी, कार्बन 3 रहेगा तो मेथ, एथ, प्रोप। मेथ मतलब कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप। तो कार्बन कितना है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे और है, प्रोपीन भी कहीं होता है। तो प्रोपेन कब कहेंगे? क्योंकि यहाँ एल्केन ग्रुप का है। ये किस ग्रुप का है? एल्केन का। क्योंकि आप यहाँ कार्बन की संख्या 3 और ये कितना हो जाएगा? 5 6 1 7 हो गया। कितना हो गया? 7, यानी कि 2 गुना से 2 अधिक है। यहाँ एक हाइड्रोजन 8 था, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिया क्योंकि ये विषम परमाणु है। विषम परमाणु क्या करते हैं? एक के तो हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर C3H8 होना चाहिए। तो कार्बन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक है, इसलिए एल्केन का है। कार्बन 3 कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, एल्केन का है तो प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर प्रकारात्मक समूह क्या है? क्लोरीन है, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे? इसका नामकरण क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, कार्बन 3 तो प्रोप हो जाएगा, एल्केन का है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये जो प्रकारात्मक समूह है क्लोरो, तो ये क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। कभी किसी में पहले लगा देते हैं और किसी में बाद में लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारा है इसमें, आगे देख लीजिए। अल्कोहल, OL है, OH लगा है, कार्बन कितना है? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपे। जब अल्कोहल रहता है तो क्या लास्ट में क्या लगा देते हैं? नॉल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड में लगाते हैं नल। क्या लगाते हैं जी? नल लगाते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड प्रोपेनॉल क्योंकि 3 है, और एल्डिहाइड का, ठीक है ना, CHO होता है। स्ट्रक्चर आप यहाँ इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का, अल्कोहल का 2-3 बार आप लिखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, कीटोन का, ठीक है। इसे मैं हटा कर दे रहा हूँ, इसे आप 2-3 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा तभी याद हो पाएगा, एक दिन के लिखने से नहीं याद होगा, याद रखेंगे आप। कीटोन में लगाते हैं विद्यार्थी नॉन लगाते हैं। एल्डिहाइड में नल,
अल्कोहल में नोल और कीटोन में नोन। कार्बन कितना है 3, तो प्रोप नोल लगा दीजिए, नोल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नोल हो जाएगा, ये प्रोपेनोल। ठीक है, इसका ये प्रकृत्मक समूह है 5। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसमें नोइक लगता है, नोइक अम्ल। ठीक है, तो कार्बन कितना है जी 1 2 3, तो प्रोप नोइक है इसमें। ठीक है ना, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब एल्कीन में डबल बॉन्ड, तो कार्बन 3, तो प्रोप इन इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किस ग्रुप का है, कार्बन पहले काउंट करते हैं 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दुगुना के क्या है, बराबर है, दुगुना के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, एल्कीन। तो एल्कीन में इन जोड़ेगा तो क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया। ठीक है, एल्काइन में क्या जानते हैं, आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आइन, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के दुगुने के से 2 कम होता है। तो कार्बन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, दुगुने से कम 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ध्यान रखेंगे एल्केन में दुगुना से 2 अधिक, एल्काइन में दुगुना के बराबर, एल्केन में दुगुना से 2 अधिक, एल्कीन में दुगुना के बराबर, और एल्काइन में दुगुना से 2 कम। तो यहाँ पर देखिए 3 का दुगुना 6 हो जाएगा और 2 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, अब कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म समझते हैं। तो अगर हम इसको जलाते हैं मीथेन को CO2 के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा, मतलब सीधे समझिए कार्बन को जलाने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, इसलिए इसका प्रयोग दहन के कार्यों में किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। संतृप्त जो रहेगा तो याद में रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कैसी ज्वाला उत्पन्न करता है, नीली। जो नीली ज्वाला जब दहन होती है और नीली ज्वाला निकलती है तो समझिएगा कि वो स्वच्छ ईंधन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर, और देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। तो असंतृप्त कैसे इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त जब जलेगा तो पीली ज्वाला उत्पन्न करेगा क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्रतिशत मात्रा से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूरा उपचयन नहीं हो पाता है, मतलब ये ठीक से नहीं जल पाता है, जिसके कारण ही इसका लौह कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त से अधिक होता है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, संतृप्त होगा नीली और असंतृप्त हो जाएगा पीली। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अभी तो आप दहन समझ लीजिए। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये एथेनॉल। ठीक है, ये क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जलाने पर कि क्या बन जाता है जी, एथेनोइक अम्ल बन जाता है। एथेनोइक अम्ल की फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जब CH लगा है तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक होगा, और ये कार्बन 1 है तो कार्बन 2 है तो ये एथेन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में समझिएगा क्या हो, ऑक्सीकरण में पोटेशियम परमैंगनेट उपस्थिति में क्या हो जाता है, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसी को संकलन अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण में मदद करता है। तो देखिए पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त है। मतलब सीधे समझिए कि पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बना दिया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर सीधे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल और पैलेडियम को जोड़कर क्या बना दिया जाता है, संतृप्त बना दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें निकेल उत्प्रेरक का काम करता है और पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वनस्पति घी का मतलब इसको गांव में या शहर में इसका एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग डालडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डालडा। क्या बोला जाता है विद्यार्थी, डालडा बोला जाता है। वनस्पति तेल मतलब पेड़ पौधे से जो तेल आता है उससे हम लोग इस विधि के थ्रू क्या बना देते हैं जी, डालडा बना देते हैं। ठीक है, संकलन अभिक्रिया में किसका योग होता है, तो निकेल और या
पैलेडियम का। ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन यह उसे प्रभावित कर देता है, खुद लास्ट में अपरिवर्तित रह जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। इसका व्यावसायिक महत्व भी है। अब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में समझेंगे। एथेनॉल के पहले भौतिक गुणधर्म समझते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब बाहर से आप इसे कैसे पहचान पाएंगे। और किसी गिलास में एथेनॉल रखा गया है तो ये रंगहीन होगा, मतलब इसका कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद होगा। ये लगेगा कुछ जल रहा है। जल में घुलनशील होगा, जल में आसानी से घुल जाएगा। वाष्पशील है, वाष्पशील का मतलब ये आसानी से क्या बोल सकते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति इसकी उदासीन प्रकृति होती है, मतलब ये हुआ नहीं तो ये एसिड जैसा बेस नहीं, ये ना एसिड होता है ना ही बेस होता है। कौन? एथेनॉल। आगे रासायनिक गुणधर्म, सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसका? एथेनॉल का। ठीक है ना विद्यार्थी, एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एंथ्राक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम के साथ ये इसका अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा? सोडियम एंथ्राक्साइड। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति एथेनॉल की जांच की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। निर्जलीकरण, H2SO4 इसमें आप मिला दीजिएगा। H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। क्या बनेगा जी? एथीन और जल बनेगा। ध्यान रखेंगे, एथेनॉल को आप किसके साथ अभिक्रिया कराइएगा? H2SO4 के साथ, तो एथीन बनेगा। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की भौतिक गुणधर्म, यह रंगीन होता है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरका जैसा गंध देता है। किसके जैसा? क्वथनांक 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे गैलेसल एसिटिक भी कहा जाता है। मतलब इसको ठंडा करने पर किसके जैसा हो जाता है? ये बर्फ के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको गैलेसल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, ये एथेनॉल और एथेनिक दोनों अलग है। ठीक है, ये दोनों का आप क्वथनांक याद रख सकते हैं 391, और इसका हो जाता है आपका 351। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म। तो अब देखो एस्टरीकरण किसका? एथेनोइक का। एथेनोइक का विद्यार्थी, एथेनोइक का समझिए। एथेनोइक का एस्टरीकरण क्या होता है कि एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ मिला जाए, एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ मिला दिया जाए या H2SO4 की मदद से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर CH3COCH2CH3। ठीक है, तो CH3COCH2CH3 और जल बनता है। अब एस्टर क्या होता है? ये मीठी फलों जैसा गंध देने वाला एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या है? एस्टर है। एस्टर कैसे बनता है? तो एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में जब अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर कैसे? तो मीठी फलों जैसा गंध देने वाला एक पदार्थ है। अब देखिए साबुनीकरण क्या, इसी एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराया जाए, जो पदार्थ बनेगा उसी को साबुन कहते हैं। फिर से एस्टर तो आप समझ गए कि एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगा। इस एस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो क्या बनेगा जी? साबुन बनाएगा। ठीक है, अब क्षार के से अभिक्रिया साबुनीकरण, तो ये तो आपका साबुन बन गया ये। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट बनता है और जल बन जाता है। ठीक है ना। 10 कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो CH अभिक्रिया कराइएगा तो लास्ट में सोडियम एसिटेट बनता है। ये सेम है। देखिए साबुन और अपमार्जक की हम बात करेंगे तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम एसिटेट पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो साबुन का उदाहरण क्या है? तो याद रख लेना विद्यार्थी, C17H35COON, C17H35COONA। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। साबुन कौन सा जल में? खारा जल में कार्य नहीं करता है बल्कि मृदु जल में, मैंने मीठा जल में काम करता है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्ल एवं सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं और इसका उदाहरण है। अब देखो अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण है। ठीक है, ये दोनों में देखो यहाँ से तो सभी है। ये कार्बोक्सिक अम्ल, ये है कार्बोक्सिक अम्ल, ये सोडियम पोटेशियम लवण होता है, और ये क्या है? अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम लवण, ये अमोनियम सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर या मृदु जल में अपमार्जक दोनों जल में काम करता है, मतलब खारा जल में भी, मृदु जल में, लेकिन साबुन केवल मृदु जल में काम करता है। इस तरह से एग्जाम साबुन और अपमार्जक में अंतर रहेगा तो आप दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। साबुन अणु में
एक होता है साबुन का जो अणु होता है ना, मान लो साबुन का अणु है, तो एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। मतलब एक जल की तरफ जाता है, एक जल से दूर होता है। जल रागी ये आयनिक सिरा होता है, जल विरागी जो जल से दूर जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आयनिक जल रागी आयनिक सिरा जो जल की तरफ जाता है, जल विरागी मतलब जो जल से दूर जाता है। आगे साबुन की संरचना देखिए। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया से हम साबुन की संरचना को समझ पाएंगे। मैल अधिकांश कैसे होते हैं? तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि साबुन का दो सिरा, एक जल रागी और एक जल विरागी, एक जल की तरफ होता है, एक जल की तरफ नहीं होता है। तो जल रागी सिरा तेल में घुल जाता है, जिसे जल रागी सिरा के चारों ओर पानी घिर जाता है, जिसमें वो मिसेल की क्या बन जाती है? संरचना बन जाती है। ठीक है। अब साबुन का मिसेल कैसे बनता है आपने समझ गए। और साबुन का मिसेल क्या करता है? तो आप बता सकते हैं कि साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। साबुन का मिसेल मैल को क्या कर देता है? पानी में घुला देता है, जिससे आराम से कपड़ा साफ हो जाता है और पानी गंदा हो जाता है। तो साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। तो मैल कैसे होते हैं? अधिकांश तैलीय होते हैं। और जल विरागी सिरा तेल में घुलता है। जल विरागी का मतलब जो जल से दूर होता है। ठीक है। कहाँ घुल जाता है? तेल में। और जल रागी सिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। ठीक है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई में बाधा डालता है। ठीक है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल यहाँ न लिख दिए गए हैं। जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम आयनों में अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। थैंक यू।